अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। साथियों, मुझे ना शेर शायरी में इंटरेस्ट है ना मुझे आती, लेकिन आज मैं कोर्ट में खड़ी थी और मुस्तकीम की जमानत के ताल्लुक से फैसला होने का इंतजार कर रहे, तो कुछ लोग आके मुझे पूछने लगे कि भाई क्या होने वाला है, तो मुझे जवाब नहीं बन रहा था, तो मैंने ये शेर बोला क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और मेरा जवाब ये शेर इसलिए था कि मैं ये बताना चाहती थी कि कितनी भी मस्ती में कोई गुमराह मुंसिफ हो, चाहे हर मस्ती की मालेगांव शहर की पुलिस हो या मालेगांव शहर का कोई खबरी सियासी लीडर, वो सियासी लीडर जब साथी निहाल अहमद साहब ये बोलते थे कि पुलिस की गोली को आंख होती है और वो सिर्फ मुसलमान का सीना पहचानती है, उस वक्त वो खबरी लीडर बोला करता था कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस का आदमी ये एमएलए मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, तो वो पुलिस को खरीद ली। पुलिस भले ही बिकाऊ होगी, कानून नहीं बिकाऊ होगा, और इसी कानून के भरोसे में हिंदुस्तान में अक़लियत रहती है। और जिस वक्त तक अदलिया आजाद होगी, मुंसिफ इंसाफ करेंगे। इस छोटी कोर्ट के मुंसिफ को छोड़ो, आगे बहुत बड़ा मुंसिफ तुम्हारा ऊपर भी बैठा है, तो ये सारी कोर्टों का बाप। तो मेरी दरख्वास्त है कि नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह रिहाई का सिलसिला तुम्हारे पार्टी के साथी की रिहाई से ही शुरू हो। मुझे इस बात की यकीन है कि हाई कोर्ट में तुम्हारा साथी एक पहुंच चुका है जो आगे दूसरे लोगों की राह हमवार करेगा। मालेगांव शहर में 12 नवंबर को जो वाकया हुआ, कोई इतना बड़ा वाकया नहीं था जितनी बड़ी लोगों को सजा दी गई। अब लोगों को ये समझ में आता है कि ये सब प्लानिंग के तहत हुआ। और एक अखबार में इंतहाई जरूरतमंदी से किसी सहाफी ने लिखा था कि बदउनवानी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज उठाई वो आज 12 नवंबर के फसाद के नाम से जेल के पीछे हैं। उसमें तुम्हारे साथी मुस्तकीम डिग्निटी का भी फोटो था, रहमान शाह का, रिजवान बैटरी वाले और जिया मुस्कान। इनकी सारी मेहनतें और इनकी जो हिम्मत थी, जो गलत करने वालों के खिलाफ बोला जाता था और ये बोलते थे, कहीं ना कहीं वो ऐसे मासूमों का जो तलतला लिया जा रहा है, वो शहर उसका पूरा बदला ले। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि हमको किसी पुलिस से डरना नहीं है, और ना खबरी पुलिस के एजेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पुलिस को भड़काते हैं। आज महासभा हुई, महासभा में सवाल आया, कल जमीयतुल उलमा मालेगांव में, मालेगांव शहर के तमाम सियासी पार्टी के लीडरान, तमाम कारपोरेटर और गठ नेता को लेटर दिया। उनकी 2 दरख्वास्त थी। एक ये कि जो ईदगाह का मैदान है उसकी वसत बढ़ाई जाए, यानी जो 12 गुंटे है उसके अलावा भी आगे भी उन्होंने चालबाजी कारपोरेशन वालों ने की थी, तो उसकी वसत बढ़ाई जाए। दूसरा ये जो एनओसी, जिस एनओसी के तहत मालेगांव कारपोरेशन ने जो एनओसी दी, उसके बाद कलेक्टर ने एनओसी दी और उसके बाद जॉगिंग ट्रैक का काम हुआ, उसको रद्द किया जाए। हम आज महासभा में बहुत यकीन के साथ बैठे थे कि अच्छा फैसला होगा, कहीं ना कहीं ईमान जिंदा है ये दिखेगा। क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना था कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमको कानून पे बहुत भरोसा है, इसीलिए इनके भाई अभी तक भागते फिर रहे हैं। इतना कानून पे भरोसा है, इनका भांजा भाग रहा है, इनका भाई भाग रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोरी में मालेगांव शहर के इनका खानदान शामिल होता है। मुसलमान ये अपने आप को बोलते हैं, अरे हम पहले मुसलमान हैं उसके बाद सब। मेरे वालिद कहा करते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं मालेगांव शहर में जो पहले कांग्रेसी है उसके बाद मुसलमान, तो ये वैसे ही लोग हैं। चाहे ये कांग्रेस में जाए, रिजवान सर बोल रहे थे ना कि शराब वही है, बोतल बदली जा रही है। सर को बोली मैं तो इससे भी खराब बोलने वाली कि कट्टर का कीड़ा है, चाहे मखमल पे रखो, चाहे रेशम पे रखो, चाहे चादर पे रखो, चाहे कटर पे रखो, कीड़ा वही है। वो अपनी औकात, अपनी हैसियत भूल नहीं सकता। जैसे शिवसेना है ना,
वो बीजेपी से ज्यादा फिरका परस्त है महाराष्ट्र में। वो कांग्रेस के साथ पैक्ट कर ले, एनसीपी के साथ पैक्ट करे, लेकिन उसकी फितरत बदलने वाली नहीं। आज महासभा में जब सवाल आया कि ईदगाह के तौसीह की जाए, तो हमने महागठबंधन की तरफ से तमाम कॉरपोरेटरों को व्हिप जारी की थी, जिसमें ये लिखा था कि कॉरपोरेशन पूरी जगह, जितनी जगह ईदगाह के इतराफ में पूरे पुलिस परेड ग्राउंड हो, चाहे एमएसजी के आते में हो, चाहे ईदगाह के आते में, पूरी जगह को नमाज, ईदगाह की नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन क्या हुआ महासभा में, पश्चिम कड़े, पूरब कड़े, यानी उसमें भी तोड़ जोड़ करके दादा भूसे का हिस्सा बच जाए, क्योंकि वो उनका अभी बाप है, उससे सबसे ज्यादा वो डरते। ऐसा हो गया है कि बाप और बेटे की नहीं जनती, दोनों के बीच में नजरियाती इख्तलाफ है, नहीं जब दादा भूसे बोलता तो सब एक हो जाए, क्योंकि वो उनका अभी बाप है, उससे सबसे ज्यादा वो डरते। ऐसा हो गया है कि बाप और बेटे की नहीं जनती, दोनों के बीच में नजरियाती इख्तलाफ है, नहीं जब दादा भूसे बोलता तो सब एक हो जाए। मैं एक तकरीर सुन रही थी, उसमें कहा जा रहा था किसी के अंदर दम है तो वो कोई गठबंधन ना करे, हमारे साथ अकेला मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाए। अरे तुम्हारे हमारे गठबंधन तो इलेक्शन से पहले रहते, तुम्हारे गठबंधन तो बीजेपी, शिवसेना, पता नहीं किस किस पार्टी के साथ इलेक्शन के बाद। तुम्हारे अंदर दम है तो मत पकड़ो उसके पैजामा, उसके पैर मत पकड़ो दादा भूसे की, जब मर्द की औलाद। हम तो इलेक्शन से पहले गठबंधन करते, तुम बोर्ड पब्लिक में खड़े होके कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और नहीं दादा भूसे का पैजामा नहीं पकड़ेंगे, ये वादा करो, तो हम भी मानेंगे तुम भी मर्द के बच्चे हो। ये वो बाइकाट वाला शख्स था जिसको मालेगांव शहर की अकलियत पसंद नहीं करती थी, क्योंकि 2001 के फसाद में फिरका परस्ती को फैलाने का काम सबसे ज्यादा मालेगांव शहर के आउटर के हिस्से के शिवसेना के लोगों ने किया था। यहाँ तक कि मर्डर में भी इनका नाम आया, ये जेल में भी थे। इनसे सेकुलर लोग चिढ़ा करते थे, लेकिन ये जो औहदे की लालच के भूखे लोग हैं, इन्होंने सब कुछ बेच डाला, सिर्फ मेयर की कुर्सी के लिए मालेगांव शहर का फंड बेच डाला, मालेगांव शहर का पानी बेच डाला, और अब अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इख्तिदार की भूख की ईदगाह पे इनकी गंदी नजर। मुझे मुस्तकीम का खत आया, मुस्तकीम के खत में ये लिखा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद साथी निहाल अहमद साहब ने कहा था कि आज एक मस्जिद शहीद नहीं हुई, आज सेकुलरिज्म का खून हुआ, और वो उसकी मजम्मत करने के लिए अपने बाजू पे काली पट्टी लगाते थे। तो उन्होंने मुझे मुस्तकीम में लिख के भेजा कि शान अपनी ईदगाह बचाओ, ऐसा वक्त ना आए कि हमको भी बाबरी मस्जिद का जिस तरह अफसोस है वैसे ईदगाह का अफसोस और हमको भी काली पट्टी लगानी पड़े। तुम समझ लो, ईदगाह का मैटर बाबरी मस्जिद के जैसा मैटर है। वो क्या कर रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक का नाम ले रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक को उन्होंने जमीन से 1 फीट ऊपर उठा दिया, उसके बाद पोल लगाने वाले हैं, पोल लगाने के बाद वहाँ पे वो झाड़ियों का वॉल कंपाउंड करने वाले, मतलब तुमको इतने हिस्से में महदूद कर देने वाले। हमने आज महासभा में बोला, महागठबंधन के लोगों ने और दूसरे लोगों ने भी तो बोला कि पहले आप एनओसी रद्द करो, एनओसी रद्द करने के बाद वो जो इंक्रोचमेंट है, जब एनओसी रद्द हो जाएगी, गैर कानूनी जगह हो जाएगी, तो वो इंक्रोचमेंट को बुलडोजर से तोड़ दो। लेकिन उनको कुछ नहीं सूझा, क्योंकि उनको ईदगाह से और नमाज पढ़ने वालों से तो घिन आती है, कोई मतलब ही नहीं है, उनको इख्तिदार की भूख है, तो वो उतना ही बोलेंगे जितना उनको इख्तिदार में बैठाने वाला उनका अब्बा बोले। तो मैंने ये भी कहा, जिन्होंने उद्घाटन किया उनके ऊपर भी फौजदारी केस करो, लेकिन इनकी आवाज नहीं निकली। आखिर में उन्होंने एक ऐसा ढका छुपा फैसला किया कि एनओसी की अगर जरूरत नहीं है, हमारी बात कारपोरेशन की मानी नहीं जाती तो हमसे एनओसी लीक हो जाती है, अगर ली जाती है तो ऐसी सारी एनओसी को रद्द करते हैं। लेकिन उन्होंने एजेंडे में ये नहीं लिखा कि ईदगाह की जगह पर जो जॉगिंग ट्रैक का गैर कानूनी काम हो रहा है, अगर कारपोरेशन ने उसकी एनओसी दी है कमिश्नर के तहत, तो वो एनओसी को हम रद्द करेंगे, ये उन्होंने नहीं लिखा। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस, आज की राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी
अगर इनकी नीयत साफ होती तो एजेंडे में इस उन्वान को लिखते, इस नाम से लिखते कि ईदगाह पर जो गैर कानूनी जॉगिंग ट्रैक बनाया जाए उसकी एनओसी हम रद्द करने वाले। लेकिन इनको सिर्फ इख्तियार में बैठाने वाला उनका अब्बा बोले। तो मैंने ये भी कहा जिन्होंने उद्घाटन किया उनके ऊपर भी फौजदारी केस करो, लेकिन इनकी आवाज नहीं निकली। आखिर में उन्होंने एक ऐसा ढका छुपा फैसला किया कि एनओसी की अगर जरूरत नहीं है, हमारी बात कारपोरेशन की मानी नहीं जाती तो हमसे एनओसी लीक हो जाती है, अगर ली जाती है तो ऐसी सारी एनओसी को रद्द करते हैं। लेकिन उन्होंने एजेंडे में ये नहीं लिखा कि ईदगाह की जगह पर जो जॉगिंग ट्रैक का गैर कानूनी काम हो रहा है, अगर कारपोरेशन ने उसकी एनओसी दी है कमिश्नर के तहत तो वो एनओसी को हम रद्द करेंगे, ये उन्होंने नहीं लिखा। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस, आज की राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी, अगर इनकी नीयत साफ होती तो एजेंडे में इस उन्वान को लिखते, इस नाम से लिखते कि ईदगाह पर जो गैर कानूनी जॉगिंग ट्रैक बनाया जाए उसकी एनओसी हम रद्द करने वाले। लेकिन इनको सिर्फ बात को घुमाना था। और मैं उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो मेयर साहबा ने ली, उन्होंने कहा कि एनओसी तो हमने दी ही नहीं है और हमारी तो एनओसी है ही नहीं, वो जगह कलेक्टर की है, हमारा क्या अख्तियार है उसमें। उनको जाहिलों को ये नहीं समझता कि कारपोरेशन के इहाते में कोई भी जगह हो, ये अगर जगह मेरी मिल्कियत की है और मैं यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहती हूँ, कोई तामीर करना चाहती हूँ तो उसके लिए भी कारपोरेशन की परमिशन लेनी पड़ती है। मैं मेरे खर्च से करूंगी, मेरी जगह पे करूंगी, लेकिन परमिशन कारपोरेशन में ली जाती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ था हकीम नगर के अली मियां नदवी। कारपोरेशन की हद में, चाहे वो कलेक्टर की जगह हो, चाहे वो कारपोरेशन की खुद की जगह हो या किसी की प्राइवेट जगह हो, इसके सारे बांधकाम के इख्तियार कारपोरेशन को होता है। अगर तायरा शेख रशीद ऐसा बोलती हैं कि वो कलेक्टर की जगह है, हमारा इख्तियार नहीं है, तो वो झूठी। और मालेगांव का पहला शहरी सबसे बड़ा झूठा है, मैं यहाँ से बोलती हूँ। और अगर इनके अंदर दम है, इनकी नीयत साफ है, तो ये जो गैर कानूनी जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है इसको तोड़ने का ऑर्डर कारपोरेशन के तहत दे। मैं जनता दल और महागठबंधन की तरफ से आपकी रहनुमाई में, आपकी सरपरस्ती में कल एक लेटर देने वाली हूँ कमिश्नर को कि जो महासभा में जॉगिंग ट्रैक की एनओसी रद्द करने का फैसला हुआ है उसका इतिवृत्त पास करें। कैसा रहता है, ये महासभा में पास कर लेते लेकिन महीनों तक उसका इतिवृत्त पास नहीं होता, मतलब वो ठहराव पास ही नहीं होता। फिर क्या बोलेंगे, इलेक्शन आ गया है, आचार संहिता लग गई, मतलब वहाँ सब बन के रेडी हो जाए और ये यहाँ पर सिर्फ लोगों को अखबारबाजी का काम करे। तो मैं उनको टाइम दूंगी, मैं महासभा में बार बार बोल रही 7 दिन का टाइम दो, लिमिटेशन बांध दो, मेयर साहबा आप फैसला करो कि इतने दिन में एनओसी रद्द हो जाएगी। पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो ईदगाह का मामला था। और जैसे ही अतीक कमाल ने बोला कि जब आसिफ शेख रशीद मेयर थे और 5% हर साल नल पट्टी में इजाफा होता था, यहाँ मालिक सिविल हॉस्पिटल के पास औरतों का और बच्चों का, अकलियत के शहर जहाँ अकलियत की आबादी होती है उनके लिए हॉस्पिटल का ऐलान हुआ। और वो ऐलान होने के बाद मिट्टी चेक होने गई, ये चेक होने गई और आखिर में वो सडाना रोड पे लेके वो हॉस्पिटल चला। अकलियत का फंड अकलियत के इलाके से उठा के दादा हुसैन सडाना रोड पे लेके चले गए। इस कदर का वो गैर सेकुलर आदमी है, इस कदर का कम्युनल आदमी, लेकिन जो उनके लिए उनसे इक़्तिदार लेने के लिए जो अंधे हैं उनको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि मालेगांव शहर का इतना बड़े बजट का जो बच्चों और औरतों के लिए हॉस्पिटल था वो लेकर चला गया। इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। आज जब मैं बोल रही थी महासभा में जॉगिंग ट्रैक का जिसने भूमि पूजन किया उसके ऊपर भी फौजदारी गुनाह करो, तो मेरी आवाज म्यूट कर देते थे, फिर मैं बोलती थी फिर आवाज म्यूट कर देते थे। तो मैंने ये बोला कि तुम्हारे अब्बा नहीं कर सकते, तुम इक़्तिदार में इतने अंधे हो कि तुमको न ईदगाह की पड़ी है न ईदगाह में नमाज पढ़ने वालों की पड़ी, तुमको सिर्फ पड़ी है अपने इक़्तिदार की धूप और पैसे की। शर्म की बात यह है जब ये कांग्रेस से सौदेबाजी करके राष्ट्रवादी में गए, बेशर्मी की इंतहा, मालेगांव शहर में वो बेशर्मी का नमूना पेश हुआ कि मिनिस्टर्स को बोल रहे हैं कि
हमारे गांव के लिए इतना करोड़ दे दो, हमारे गांव के लिए इतना करोड़ दे दो। जब ये कांग्रेस से सौदेबाजी करके राष्ट्रवादी में गए, बेशर्मी की इंतहा, मालेगांव शहर में वो बेशर्मी का नमूना पेश हुआ कि मिनिस्टर्स को बोल रहे हैं कि हमारे गांव के लिए इतना करोड़ दे दो, हमारे गांव के लिए इतना करोड़ दे दो। और उन्होंने एक बार ये नहीं बोला कि मालेगांव शहर के 60 से ज्यादा लोग जेल में बैठे हैं, जो बेगुनाह हैं, जिनको जो गुनहगार है उनको सजा दो, लेकिन जो बेगुनाह है उनके ऊपर से तो कलम हटाओ। ये उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि इनको सिर्फ खाने कमाने का काम करना था। इन्होंने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का फंड मांगा, लेकिन मालेगांव शहर की न बुनकर सनत के लिए इन्होंने कुछ मांगा और न मालेगांव शहर के जो बेगुनाह लोग जेल हैं उनके लिए कुछ मांगा। शर्म की बात है मालेगांव शहर के लिए। मालेगांव शहर में बेगुनाह लोगों की बेल रिजेक्ट हुई, इनको कुछ पड़ी नहीं थी। इनकी ऑफिस पर चार्जशीट से पहले लाइटिंग लगी थी। क्यों? क्योंकि ये बंबई से 20 करोड़ की या 10 करोड़ की भीख लेकर आए। 660 करोड़ मालेगांव कारपोरेशन का बजट है, आज बजट आया 660 करोड़। ये कहाँ डालते हैं ये तो समझ ही में नहीं आता। और जो 10 करोड़ और 20 करोड़ की भीख लाते हैं उसके बारे में पटाखे फोड़ते कि वाह हम वहां ऊपर से भीख लेकर आ गए, अब इसमें भी ठेकेदारी करेंगे, बदनवानी करेंगे और यहाँ भी हमारे खाने कमाने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रवादी के लीडरों के सामने भी अपने धंधे के वास्ते चमकाया कि जल्दी से लाओ ताकि हमको ठेकेदारी करने का मौका मिले। इन्होंने न शहर के लोगों के बारे में सोचा, न शहर की तरक्की के बारे में सोचा। वो बेचारे नवाब मलिक को लगता शर्म आई। उन्होंने कहा कि अगर अकलियत के लिए, कब्रिस्तान के लिए आप मांगते तो हम आपको इतने का फंड देते, तब भी ये बेशर्मों ने नहीं मांगा। उसके बाद जो गजब बेइज्जती हुई वो ये थी कि अजीत पवार बोलते थे कि आता तुम्ही राष्ट्रवादीमध्ये आले आहेत, आता ऐसा करू नका, नहीं तो इससे शरद पवार की इज्जत खराब होगी। तुमको ये समझना है कि राष्ट्रवादी में तुम शामिल हो गए हैं, तुम्हारी वजह से राष्ट्रवादी की इज्जत नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब कि अजीत पवार को भी मालूम था कि ये किस फितरत के लोग हैं, ये बवाल आ गया है, ये चोर हमको बदनाम करेंगे, वो भी जानता था। इसीलिए बार बार जब तो कोई पार्टी में शामिल होता ना तो उसकी तंबी की जाती, उसकी तारीफ की जाती, उसको स्वागत किया जाता। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अब तुम राष्ट्रवादी में आ गए, कोई ऐसा काम मत करना। इन्हें उसको भी मालूम था कि ये चोर किस किस्म के आ गया बवाल हमारी पार्टी में, क्योंकि वो तो बड़े चोर होंगे, ये चिल्ली चोर। और इनकी बेइज्जती जब हुई, जिस तरह प्रचार हुआ कि सारी की सारी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी में शामिल हो गई, जैसा प्रचार हुआ वैसी बदनामी भी होगी। और उनको भी रेडी रहना पड़ेगा कि बदनामी के लिए, क्योंकि चोर आ गए हैं, अब वो जो छींटे उड़ाएंगे गू के उनके तक भी जाएंगे।